कैसे हैं प्यारे बच्चों? लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा था। डायमेंशन का मतलब विमा पढ़ी थी। विमा के बाद आता है मेजरमेंट यानी मापन, फिर मापन के बाद आता है प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। दोनों टॉपिक सीक्वेंस में नहीं भी पढ़ाए जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, थोड़े कम इंटरेस्टिंग, इनको बाद में पढ़ लेंगे अभी 2-4-6 लेक्चर के बाद। पूरी फिजिक्स में वेक्टर स्केलर की आवश्यकता पड़ती है। अब जितना भी टॉपिक आगे चलेगा उनमें सब में वेक्टर स्केलर सदिश अदिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। शुरुआत करते हैं। वेक्टर का मतलब पूरी फिजिक्स में 2 ही तरह की क्वांटिटीज़ हैं, यानी कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनमें डायरेक्शन चाहिए होगा, दिशा की जानकारी चाहिए होगी, उन्हें वेक्टर्स कहेंगे, सदिश कहेंगे। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, उन्हें अदिश राशियाँ कहेंगे। अब और आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले कि कानपुर से दिल्ली कितना दूर है, तो कानपुर से दिल्ली की दूरी मान लीजिए 540 किलोमीटर है, लेकिन ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या है? कानपुर से दिल्ली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 540 किलोमीटर है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया, कोई जरूरी नहीं कि हमारी जानकारी सही हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि किसी एक स्थान जैसे कानपुर से दिल्ली तक के बीच का गैप कितना है, दूरी कितनी है, 540 किलोमीटर। ये केवल परिमाण है, ये केवल मैग्नीट्यूड है कि कितना चल के जाना पड़ेगा, किधर चल के जाना पड़ेगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। 540 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब भी कभी फिजिक्स में बातचीत करेंगे तो 2 बेसिस पे बातचीत कर सकते हैं, 2 आधार पर बातचीत करेंगे। या तो केवल परिमाण की बातचीत करेंगे या परिमाण के साथ साथ दिशा की बातचीत करेंगे। आइदर विल टॉक अबाउट डायरेक्शन, आइदर विल टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड और वी विल टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की बातचीत करेंगे। तो कोई बहुत टफ नहीं है, शुरुआत की डेफिनेशन लगभग सबके दिमाग में होगी। थोड़ी सी चीज़ें एडवांस करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियों का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें परिमाण भी चाहिए, इसमें परिमाण की आवश्यकता होगी, परिमाण का मतलब हो गया इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ डायरेक्शन यानी कि दिशा की भी जानकारी चाहिए होगी, डायरेक्शन भी आवश्यकता होगी, डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। पड़ोस में आ जाओ। स्केलर क्वांटिटी वो है जिनमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड का मतलब केवल परिमाण चाहिए, केवल परिमाण की आवश्यकता है। क्लियर? छोटी छोटी बातें कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ी बातें और क्लियर हो जाए। जैसे परिमाण और दिशा जिनमें दोनों चाहिए होता है, उनमें सबसे शानदार एग्जाम्पल आपका फोर्स, बल। डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, इसका डेमो देखिए फटाफट। मान लीजिए हमारे पास एक कोई प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक द्रव्यमान रखा है m। इस पर एक 10 न्यूटन का धक्का लगाया गया, 10 न्यूटन का धक्का। अब 10 न्यूटन का धक्का सुना। अब मान लीजिए हम फोटो आपको ना दिखाएं, हम केवल इतना दिखा दें, प्लेटफॉर्म है या टेबल है, उसके ऊपर द्रव्यमान m रखा है। आपसे किसी ने कहा कि ये वाला साइड राइट साइड माना जाएगा, ये वाला साइड लेफ्ट साइड माना जाएगा। किसी ने हमसे कहा इस पर 10 न्यूटन का धक्का लगा दो। कितने का? 10 न्यूटन का। तो आपके दिमाग सबसे पहली बात यह आएगी 10 न्यूटन का धक्का लगा तो दें, किधर लगा दें? क्यों? आपको पर्पस पता, उद्देश्य पता। हमसे कहा गया कि 10 न्यूटन का धक्का लगा दो, इसका मतलब हमसे केवल परिमाण बताया गया। तो ये अधूरी जानकारी है, अदिश जानकारी है। ये बात जानकारी कंप्लीट नहीं है। जानकारी कंप्लीट कब होगी? जब हमसे कहा जाएगा इस पर 10 न्यूटन का धक्का ऐसे लगाओ कि ये राइट साइड चलना शुरू कर दे, दाहिनी ओर चलना शुरू कर दे। अब आपके लिए काम आसान हो गया, आप ऐसे करके 10 न्यूटन का धक्का लगा दोगे ताकि राइट साइड चलने लगे। इतनी बात क्लियर हो गई? और जरा देखो, फोटो चेंज कर देते हैं। सेम प्लेटफॉर्म, वही प्लेटफॉर्म, ऊपर मास रख लिया, द्रव्यमान रख लिया m। हमसे कहा गया इस पर 10 न्यूटन का धक्का लगा दो, हम लगा दिया 10 न्यूटन का धक्का। हमसे कहा गया 10 न्यूटन का और धक्का लगा दो, 10 न्यूटन का धक्का और लगा दो, 10 न्यूटन बल और लगा दो। हमसे फिर दिमाग में आया कि किधर लगा दें। तो हमसे कहा गया धक्का इस तरीके से लगाना कि चलने ना पाए, तो हम धक्का इधर की तरफ लगाएंगे 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन इक्वल अपोजिट फोर्स, बराबर विपरीत फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये चलने नहीं पाएगा। हमसे कहा गया 10 न्यूटन का धक्का कुछ ऐसा लगाओ कि राइट साइड और स्पीड से भागने लगे, राइट साइड और स्पीड से। हम 10 न्यूटन का धक्का ऐसे और लगा दिया। मतलब समझ रहे हो कि जैसे ही हम डायरेक्शन उधर से इधर कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है, रिजल्ट बदल जाएगा, फोटो चेंज हो जाएगा।
तो कहने का मतलब बल एक ऐसी राशि है जिसमें केवल परिमाण नहीं चाहिए, 10 न्यूटन ही नहीं चाहिए, बल्कि 10 न्यूटन किधर से लग रहा है इसकी भी आवश्यकता होगी। जिधर से लगाओगे उसके हिसाब से इफेक्ट दिखाई देगा। दोनों धक्के एक तरफ, चीज राइट साइड भागेगी, दोनों धक्के अपोजिट, चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, भागेगी नहीं ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसी प्रकार से तमाम सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी राशियों को हम लोग वेक्टर यानी कि सदिश राशि कहते हैं। उनमें सबसे प्रोमिनेंट राशि आपकी बल आती है। बल के साथ साथ याद रखो, जैसे ही किसी वस्तु पर लगाओगे बल, वैसे उस पर आएगा त्वरण। F इज इक्वल टू ma, बचपन सुनते हो फार्मूला। तो जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब अगर बल सदिश राशि है, बल को दिशा चाहिए, तो बल के सामने आने वाली क्वांटिटी ए एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसको भी दिशा चाहिए। तो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, हिंदी भाषा की बात करें त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है, इसको भी डायरेक्शन चाहिए। क्लियर? और देखो जरा, हम कहते हैं त्वरण की परिभाषा क्या है, अभी सब आगे आएगा बेटा, सुनते जाना। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की समय परिवर्तन के साथ दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर सदिश राशि है तो वेग परिवर्तन भी सदिश राशि होगी, वेग भी सदिश राशि होगी। सो वेलोसिटी, आमने सामने आने वाली राशियां एक जैसी रहेंगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग। क्लियर? मतलब ये हमने 2-3 डेमो ऐसे ले लिए जिनमें डायरेक्शन चाहिए, कुछ ऐसे भी डेमो लेते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे हमसे कहा गया ये द्रव्यमान है m, कुछ ऐसा करो कि 2m हो जाए। हमने कहा कुछ ना करो, इसके ऊपर यहाँ m रख दो। कुछ ऐसा करो कि 2m हो जाए, हमने कहा ऐसे रख दो m, और चाहे ऐसे रख दो m। अरे ऊपर रखोगे तब भी mm 2m, पड़ोस पड़ोस में रख दोगे तब भी mm 2m। डायरेक्शन नहीं, ऊपर रखो, बगल रखो, लेफ्ट रखो, पीछे रखो। ठीक? 1 किलो चीनी लाना है, 1 किलो चीनी किधर की तरफ लाना है कोई मतलब नहीं। 1 किलो चीनी का मतलब क्वांटिटी की बात हो रही, परिमाण की बात हो रही। क्लियर? समय 12:40 हुआ, 12:40 किस तरफ हुआ ये कोई मतलब नहीं बनता। 12:40 है मतलब 12:40 है। टाइम इज अ मैग्नीट्यूड, समय परिमाण है केवल, द्रव्यमान परिमाण है केवल, मास मैग्नीट्यूड है केवल। ठीक? दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, तो दूरी केवल परिमाण है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। मतलब कहने का कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होंगी, डेमो के तौर पर दिमाग में रखना, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, समय यानी कि टाइम। हर बात नहीं बताएंगे, छोटी छोटी बातें केवल आपके दिमाग में फीड हो जाएं, एक फोटो बन जाए वेक्टर स्केलर का, बस इसलिए कोशिश कर रहे हैं। द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम। और जरा देखो, और जरा देखो, और जरा देखो, और कोई फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल दूरी, अभी डिस्टेंस डिस्कशन कर रहे थे, दूरी यानी कि डिस्टेंस। ठीक? तो ये कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। कितने किलो है ये मैटर करता है, किधर की तरफ है कोई मतलब नहीं, कितना समय है मैटर करता है, कितनी दूरी है मैटर करती है, कितना बल है किधर लग रहा जरूरी है, कितना त्वरण है किधर काम कर रहा जरूरी, कितना एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा, कितनी वेलोसिटी है किस तरफ वेलोसिटी, कितना वेग है कितने किस तरफ वेग है, ये मैटर करता है। तो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो सब वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, वो सब स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक फोटो इज क्लियर, फोटो क्लियर हो गया। अब एक काम करें, हालांकि बहुत सरल सा काम है, मोस्टली बुक्स में सबसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए जाते हैं। आपके पास जो भी बुक हो उसको आप जब भी कभी रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि सारे एग्जाम्पल अलग अलग लिखे हैं। इस वेक्टर के एग्जाम्पल अलग लिखे हैं, स्केलर के एग्जाम्पल अलग लिखे हैं। एक बात और ध्यान रखें, वीडियो क्लासेस केवल तभी सफल होंगी जब वीडियो क्लास पढ़ने के बाद किताबों के साथ आप कम से कम आधे घंटे बिताएं। किसी भी चैप्टर को पढ़ें उसकी एक बार रफ रीडिंग जरूर कर लें, आपका चैप्टर हमेशा के लिए पक्का, फिर कभी शायद आपको पढ़ना ना पड़े, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, फटाफट से इधर की तरफ लिख लेते हैं कुछ वेक्टर क्वांटिटी, इधर की तरफ हम लिखेंगे कुछ सदिश राशियाँ, और इसके पड़ोस में हम लोग लिख लेंगे इधर की तरफ कुछ अदिश राशियाँ। फील करके लिखना है, समझ के लिखना है। हर एक स्टेप में आप लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, हर एक स्टेप में जैसे आप सीखते जा रहे हैं आप लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। सुनना बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर अभी सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने किससे करी थी? फोर्स से। फोर्स बोले तो बल, बल के बाद हम लोगों ने कहा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन शॉर्टकट में लिख दिया है, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। आफ्टर देन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, वेलोसिटी होगी वेग होगी तो वस्तु विस्थापित भी होगी, खिसकेगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन।
कोई कठिन बात नहीं। और देखिए 4th नंबर, आफ्टर देन 5th नंबर, और देखते चलो और देखते चलो। इतनी बातें हो गई, इधर भी कुछ खास बातें कर लेते हैं, इधर भी कुछ बात। हाँ, आघूर्ण, आघूर्ण मतलब टॉर्क। ये अचानक से आ गया, हालांकि इसे मुझे क्रम से बताना चाहिए था, इससे पहले मुझे बता देना चाहिए था। मोमेंटम, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, संवेग। वेग और मास संग संग लिखे जाए, साथ साथ, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। एक बात और ध्यान रखिए, आमने सामने वेक्टर क्वांटिटी होती, तो पी वेक्टर होगा क्योंकि वी वेक्टर होगा, पी सदिश होगा क्योंकि वी सदिश है, संवेग। क्लियर। अब ऐसे ही पड़ोस में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर पहला एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे लिखा था क्रम से, मास, मास का मतलब द्रव्यमान। और बोलते चलो समय, समय मतलब टाइम। और बोलते चलो तीसरा दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस। कितने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री टेम्परेचर है, किस तरफ है कोई मतलब नहीं, तापमान, टेम्परेचर। फील करते जाना इस बात को। और देखो जरा, ऊर्जा, इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, इतनी ऊष्मा है, इतनी लाइट है, किस तरफ है ये मैटर नहीं करता। तो ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। क्लियर। ये सारी बातें। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल, दाब। दाब मतलब प्रेशर। ये देखो जरा कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई बलून है, गुब्बारा है, इसको होल्ड कर लीजिए, इसे यहाँ सरफेस पर रख दीजिए, इस पर इधर की तरफ लगा दो प्रेशर 1 ATM का। एग्जाम्पल समझना, दाब को ATM में नापा जाता है, 1 ATM का, तो 1 ATM का दाब अंदर आ जाएगा। इधर की तरफ से लगा दो 1 ATM, 1 ATM का। सोच समझ के बताना, इधर से लगाया गया दाब अंदर प्रेशर बढ़ाएगा, इधर से जो 1 ATM लगाओ, क्या 1 ATM को कैंसिल कर देगा? नहीं, बल नहीं है। अगर इधर 10 न्यूटन लगाते, इधर 10 न्यूटन लगाते, तो 10 न्यूटन कैंसिल, ये कहीं नहीं जाता। लेकिन दाब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अंदर बढ़ेगी, तो इधर से 1 ATM लगाया, इधर से भी 1 ATM लगा दिया, 2 ATM का दाब आ जाएगा। मतलब चीज़ों में डायरेक्शन का मतलब नहीं, सीधे जुड़ गई चीज़ें, परिमाण जुड़ गए, दिशा का कोई मतलब नहीं। 1 ATM यहाँ से ना लगाओ, हटाओ इसको, यहाँ से 1 ATM लगा दो, चाहे ऐसे लगाओ 1 ATM 2 ATM, चाहे ऐसे लगाओ 1 ATM 2 ATM, तो दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब प्रेशर पर डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए प्रेशर यानी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे हिसाब से इतनी कुछ क्वांटिटी प्रोमिनेंट थी, कुछ मुख्य चीज़ें थी, इनका हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया। अब इसके बाद तमाम सारी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी आएंगी, तो पूरा चार्ट बनेगा, पूरी फिजिकल क्वांटिटी लिखते चले जाओ लास्ट तक, आपके सामने सब पता चल जाए। अच्छा हाँ, ये फिर वही कहानी कहेंगे आपसे कि जिस तरह विमा यानी डायमेंशन जिस किसी भी चीज़ की निकालनी है, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी फार्मूला आता है तो आप डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरी फिजिक्स में अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं पूरी फिजिक्स में निकाली जाएंगी। एक दिन का टॉपिक नहीं है, एक लेक्चर का टॉपिक नहीं है, हर बार थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने लायक है। उसी प्रकार स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश, ये भी हर धीमे धीमे डिस्कशन करने वाला चैप्टर है। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतने एग्जाम्पल मेरे हिसाब से पर्याप्त है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, रफ कर दें बेटा इसे। अब देखो जरा, चीज़ें थोड़ी और बढ़ा ली जाए। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर यानी कि सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी या किसी भी सदिश राशि को जब हम निर्देशित करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को दर्शाना। मिक्स लिख दिया हमने, समझ जाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश राशि को दिखाना। कैसे दिखाते हैं? तो सदिश राशियाँ सदिश चिन्ह यानी दिशा के साथ दिखाई जाती है। इसमें से कहा जाएगा वी मतलब स्पीड है, लेकिन उसके ऊपर अगर जैसे वेक्टर लगा दोगे तो स्पीड यानी कि चाल के साथ साथ इसमें दिशा भी आ गई, यानी ये वेग बन के तैयार हो गया, ये वेलोसिटी बन के तैयार हो गया, वेलोसिटी। केवल एफ लिखना बल के परिमाण को दिखाता है, लेकिन एफ के ऊपर वेक्टर लिखना, ओनली एफ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड बट विद डायरेक्शन, ये फोर्स वेक्टर बन गया, ये सदिश राशि बन गई, ये सदिश राशि बनकर तैयार हो गई वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि का नाम पूछा जाए बल यानी फोर्स।
क्लियर। तो वेक्टर जितनी भी क्वांटिटी होंगी उनके ऊपर एक एरो लगा करके दिखाया जाएगा, कहीं कहीं बार्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, केवल बार लगा देना। क्लियर हो गई इतनी बातें, आगे बढ़ें। आप जरा देखिए, तो हमसे कहा गया मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। अब वेक्टर कुछ भी हो सकता है, पूरी फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर। मान लीजिए हमसे कोई कहा गया कि वेक्टर्स हैं और वेक्टर के ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब वेक्टर वेक्टर के बीच में क्या क्या खेल हो सकता है। तो वेक्टर वेक्टर के बीच सबसे पहला जो ऑपरेशन हो सकता है वो हो सकता है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। फटाफट सुनना, सवाल भी सुनते चलना, यानी सदिशों को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना। तो सदिशों में मान लीजिए आपका पहला सदिश ये रहा, ये रहा जनाब, इसका नाम ने रखा ए वेक्टर। फिर एक दूसरा सदिश हमारे पास ये रहा, अरे होगी कोई फिजिकल क्वांटिटी, होगी कोई भौतिक राशि, उसका नाम ए रख दिया, कुछ भी हो सकता है। एक और फिजिकल क्वांटिटी, इसका नाम रख दिया गया बी। अब सुनना, जो ये एरो बना है, ये डंडी बनी, एक्चुअली लेंथ बता रही। इसकी लेंथ बढ़ाते जाओगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, लेंथ छोटी मैग्नीट्यूड छोटा, डायरेक्शन इस तरफ है। इस तरफ का मतलब अगर हम आपको आसान भाषा में कहें, थोड़ी सी भी गणित अगर आपने पढ़ी है क्लास 10 तक वाली, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को तुरंत दिमाग में इमेजिन किया करिए। निर्देशांक अक्ष हो, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो ए कहाँ की तरफ डायरेक्टेड है, ए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ दिखाया जा रहा है। बी कहाँ की तरफ है, तो हम कहेंगे भैया हॉरिजॉन्टल से मान लो किसी थीटा एंगल पर दिखाया जा रहा, क्षैतिज से किसी थीटा एंगल पर दिखाया जा रहा। तो हमने कहा इनको जोड़ो, जुड़े कैसे, तो दो वेक्टर यानी दो सदिश जब आपस में जुड़ेंगे तो दिशा के साथ जुड़ेंगे, डायरेक्शन के साथ साथ जुड़ेंगे, डिस्टर्ब नहीं करना हमको डायरेक्शन के हिसाब से। तो हमने कहा पहले ए वेक्टर लिख लिया जाए, हमने ए वेक्टर को यहाँ से कट कॉपी पेस्ट ये चिपका दिया, ये चिपका दिया। कौन है, ए है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बी को चिपकाओ, फिर करो कट कॉपी पेस्ट, ये कट कॉपी पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया। बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना ही इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, ना ही इसका एंगल चेंज होना चाहिए। तो आपसे पूछा कितने एंगल पर, आपने कहा पहले हॉरिजॉन्टल से पहले भी थीटा पे था, तो हॉरिजॉन्टल से भी थीटा पे होगा, ये थीटा पे होगा। कौन सी क्वांटिटी है, हमने कहा साहब बी क्वांटिटी है, बी वेक्टर है, बी सदिश है। अब ए लिखा, जस्ट बाद बी लिखा, ये ए बी हो गया, ए और बी को जोड़ दिया, ए में बी को ऐड कर दिया। आंसर क्या बना, आंसर टेढ़ा मेढ़ा नहीं बने, ये कोई डायरेक्शन थोड़ी है, डायरेक्शन डायरेक्टेड होगी। तो जहां से चले, जहां तक चले उन्हें मिला दीजिए। एक बात बताना दिमाग में नहीं रहा कि किसी भी वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी डंडी की जो लंबाई होती है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन एरो होता है, उसकी लंबाई, उसका परिमाण मैग्नीट्यूड बताती है, और डायरेक्शन तो दिख ही रही होगी। जहां से इनिशिएट होता है वेक्टर, उस पॉइंट को उस वेक्टर का टेल कहते हैं, पूंछ वाला भाग, और इसे शीर्ष कहते हैं, हेड कहते हैं। तो जब भी कभी वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहला वेक्टर, फिर पहले के हेड में दूसरे का टेल रखते हैं। पहले वाले को कट कॉपी पेस्ट, पहले के हेड में दूसरे का टेल रख देते हैं। एंगल आपको दिख ही रहा होगा। तो साहब ये था ए, ये था बी, दोनों को चिपका दिया, जोड़ दिया, डायरेक्शन के साथ साथ जोड़ा। अब जो शुरू से लेके लास्ट तक लाइन मिलाई, ये ए प्लस बी वेक्टर है, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन, घटाना सीख लो, इतनी बार डन, रफ कर दे बेटा, सीखना है केवल, जनरली एक बार देखना है चीज़ों को होते हुए। वेक्टर को जोड़ना सीख गए, आओ वेक्टर घटा के देख लेते हैं, बस फिर फटाफट चलते हैं, बहुत तेज़ी के साथ चल रहे सवालों की तरफ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम वाला पढ़ाना हो गया। अब ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सिमिलरली यू कैन लर्न सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सेकेंड नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों को घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलो भाई, फिर वही कहानी, टेल हेड, पहला सदिश, पहला वेक्टर ए, टेल हेड
क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर दूसरा वेक्टर बी। हमसे कहा ए और बी को जोड़ो मत, घटाओ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले ए को करा कट कॉपी पेस्ट, साहब ए तैयार। ठीक, अब सुनना, अगर कोई वेक्टर राइट साइड डायरेक्टेड है तो इसे आपने ए लिखा है, आप इसे प्लस ए भी कह सकते हैं। तो अगर दिशा बदल दोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इफ यू इन्वर्ट द डायरेक्शन साइन विल ऑटोमेटिकली इन्वर्ट। तो अगर ये ए है तो इसको पलटी मारो, ये क्या बन जाएगा? आपने कहा सर डायरेक्शन बदल गई तो प्रकृति बदल गई, नेचर बदल गया, नेचर तो साइन बदल गया, ये माइनस ए बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब जरा देखो, इस बात को समझो। हमसे कहा गया था वेक्टर को घटाओ, सब इसको घटाओ। इसका मतलब हमसे पता क्या कहा जा रहा था? हमसे कहा जा रहा था कि a माइनस बी बताओ। हमने कहा सर जोड़ना तो आता है, एक के बाद दूसरा चिपका दो, घटाना कैसे? तो पहले एक लिखो, अब b को घटाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, a वेक्टर में जोड़ दे माइनस बी वेक्टर। बात तो वही है ना, अरे प्लस माइनस माइनस, आंसर तो यही आएगा, तरीका चेंज है। a वेक्टर लिखा, अब उसमें जोड़ना है b नहीं माइनस बी। तो b कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ, उसको ठीक इन्वर्ट करो, यानी ये बनाओ। अगर ये b है प्लस का तो उसकी ठीक इन्वर्ट डायरेक्शन माइनस का b बन जाएगी। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से इधर की तरफ थीटा एंगल, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब क्या करें? आपको b चाहिए कि माइनस बी? हमको माइनस बी चाहिए, इसे हटा दो। अब a वेक्टर के हेड में जोड़ने चले b वेक्टर के माइनस को, यानी माइनस बी को जोड़ने चले। उठाओ कट कॉपी पेस्ट, उसे वहाँ से उठाओ, यहाँ चिपकाओ, ये b वेक्टर, b की माइनस बी, कितने एंगल पर? थीटा। अब क्या हुआ? जहाँ से चले जहाँ तक चले इन्हें मिला दो, क्या बन गया? सब कुछ जोड़ लिया, a वेक्टर में जोड़ लिया माइनस बी वेक्टर को, प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज a माइनस बी। धन्यवाद। क्लियर? तो जोड़ना सीख गए, घटाना सीख गए, अब गुणा सीख लेते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का, ये बेटा आसान सी बात है, इसमें कोई खास नहीं, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप उलझ जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको हम करके दिखा दें, कि मान लीजिए हमसे कहा जाए कि ये हमारे पास कोई वेक्टर a है, यहाँ से कोई दूसरा वेक्टर एडजेसेंट है, चिपका हुआ है, दूसरा वेक्टर b है, दूसरा सदिश b है, और यहाँ से हमारे पास कोई तीसरा वेक्टर c वेक्टर है। एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गया। आप आसान भाषा में लिख सकते हो, a सदिश a डायरेक्शन के साथ प्लस b सदिश b भी डायरेक्शन के साथ प्लस c सदिश c भी डायरेक्शन के साथ। नोटिस ये करना है, हर वेक्टर की चीज़ को डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचते चलो, विस्थापन की तरह सोचते चलो। विस्थापन का अर्थ होता है किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक चले तो कुछ विस्थापन होगा, किसी पॉइंट से चले घूम फिर के फिर वहीं आ गए, कोई विस्थापन नहीं होगा। तो वेक्टर को भी ऐसे सोचो, विस्थापन इन डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचते चलोगे, यानी हर सदिश राशि को किसी सदिश राशि जैसे सोच के चलो, आंसर मिल जाएगा। हमने कहा पहले कुछ चले, फिर कुछ चले, फिर कुछ चले, डायरेक्शन के साथ चले, डायरेक्शन के साथ चले, डायरेक्शन के साथ चले, तीनों डायरेक्शन के साथ चलने के बावजूद, पहले ये चले प्लस ये चले प्लस ये चले, बावजूद क्या हम जहाँ से चले वहीं पहुँच गए? तो कुल मिला के हमने कितना चला, कितना डिस्प्लेस किया? कुछ नहीं, जीरो। इसे ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, इसे ट्रायंगल लॉ भी। इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है, तो समझने के लिए थोड़ा सा रीजनिंग दिमाग बनाने के लिए आप इसे ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर, फिर कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। अच्छा समझना, बहुत ध्यान समझना। हमने कहा कि काश सी न होता, सी नहीं होता, तो ये क्या था? ए, और ये क्या था? बी। तो बोलो जरा ये क्या था? आपने कहा सर ये तो ए प्लस बी था। ए और बी को डायरेक्शन के साथ लिखा तो जहाँ से चले जहाँ तक चले मिलाने पर ए प्लस बी बनेगा, राइट? या ए के हेड से बी का टेल ज्वाइन कर दिया, ए प्लस बी बन गया, तो ए प्लस बी बन गया। अच्छा ये ए प्लस बी दरअसल किसके बराबर है? आपने कहा सर ये ए प्लस बी, यही तो सी लिखा था, लेकिन ए प्लस बी डायरेक्टेड है ऊपर की तरफ और सी बना था नीचे की तरफ। इसका मतलब पता है, ए प्लस बी ऊपर की तरफ
बराबर है सी नीचे की तरफ, तो सी नीचे की तरफ मतलब सी की माइनस सी, माइनस ऑफ सी। पलटी ले आओ, इधर ले आओ, तो बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर ले आओ प्लस सी वेक्टर बराबर 0। सबका एडिशन 0, सबका सम 0, सबका योग 0। इसे ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, रहेगा दिमाग में। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था जो हमने आपको दिखा दिया। अब मुद्दे की बात करते हैं, और आगे कह सकते हैं, और आगे कह सकते हैं। अब जरा और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोडक्ट पढ़ें, हम ये समझ लेते हैं हर एक्सिस का, हर अक्ष का अपना एक सदिश होता है, हर अक्ष की अपनी एक डायरेक्शन है, हर अक्ष का अपना एक कोड है। तो फिलहाल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाई की पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। सॉरी, ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसके ठीक अपोजिट जेड की नेगेटिव डायरेक्शन है। हर एक्सिस का अपना एक कोड है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर बात करें, इसे हम कहेंगे प्लस ऑफ आई कैप। जब भी कभी एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा दिखानी होगी, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाना होगा तो हम प्लस आई कैप लिखेंगे। एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेगेटिव दिशा को दिखाने के लिए भैया माइनस, हमने कहा ना अगर ये प्लस है तो ये माइनस। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस ऑफ जे कैप, तो नीचे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए माइनस ऑफ जे कैप, आगे की तरफ प्लस ऑफ की कैप, तो पीछे की तरफ माइनस ऑफ की कैप। क्लियर? डेमो देखो। मान लीजिए हमसे कोई कहता है, बहुत ध्यान सुन लो, हमसे कोई कहता है बतौर एग्जाम्पल कि एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर बना है 3i कैप प्लस 4j कैप से, इसे रिप्रेजेंट करो। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं साहब, ये तुरंत हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जरूरत पड़े तो जेड एक्सिस। अब चेक करना, 3 स्टेप चले। सुनो, ए वेक्टर बना कैसे है? ए वेक्टर दो चीज़ों के एडिशन से बना है। ए वेक्टर इसके जुड़ने से बना है, यानी किसी सदिश को दो सदिश ही बना सकते हैं। एक वेक्टर को बनाने के लिए दो वेक्टर की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा ये वाला टर्म भी वेक्टर होगा, सदिश होगा, ये भी वेक्टर होगा, और दो वेक्टर जोड़े गए। तो कैसे जोड़ा? पहले 3 आई कैप सोचो, तो 3 मैग्नीट्यूड है, कितना चलना है ये बता रहा। आई कैप डायरेक्शन बता रहा। आई कैप किसको बताता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को। इसका मतलब 3 स्टेप चलना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 1 2 3, ये 3 स्टेप, 3 आई कैप हो गया, डन। और देखिए जरा, फिर 4 जे कैप। जे कैप किसे बताता है? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को। तो जे कैप कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 जे कैप। क्लियर? अब यहां से चले इधर की तरफ, ये हो गया आपका पहला वेक्टर। टेल हेड डायरेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड टूवर्ड प्लस आई कैप, 3 आई कैप, 4 जे कैप। तो पहले के हेड में दूसरे का टेल लग दिया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब जहां से चले, जहां तक चले उसे ज्वाइन करो, जहां से चले जहां तक चले उसे ज्वाइन करो। जैसे ज्वाइन करोगे तो बन जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ के लिख दीजिए। कब लिख दीजिए? जहां से चले जहां तक चले सबको जब मिलाओगे तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बन गया। क्लियर? अब इसी से एक बात और समझ लीजिए, जो नया वेक्टर बना है, कौन सा वेक्टर? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। उसको समझने का तरीका क्या है? हम इसकी लेंथ की बात कर सकते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, इसकी लंबाई की बात कर सकते हैं, इसके परिमाण की बात कर सकते हैं। तो हमसे पूछे इसका परिमाण कितना है? आपने कहा सर बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, पहले एक्स एक्सिस जा रहे थे, फिर 90 डिग्री घूम गए, वाई एक्सिस जाने लगे, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हरे कृष्णा, सॉरी। अब देखिए बेटा, तो पहले आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर आप वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने कितना टर्न ले लिया? आपने कहा सर 90 डिग्री टर्न ले लिया। अच्छा, 90 डिग्री टर्न लेने के बाद 90 डिग्री टर्न लेने के बाद आप जहाँ से चले और जहाँ तक चले उन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। 90 डिग्री टर्न लेने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया।
असंपूर्ण त्रिभुज में ये आधार है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या ये हाइपोटेनस बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। और अगर ये हाइपोटेनस बन गया तो हाइपोटेनस होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौको 16, 16 9 25, अंडर रूट के अंदर 25, रूट लोगे तो क्या 5 आ जाएगा। यही इसकी लंबाई है। अब सुनना, इसका मतलब ये जो वेक्टर लिखा है, ये जो वेक्टर है, इसे हम अलग से बना देते हैं। किसी वेक्टर का, ये रहा वेक्टर, क्या नाम है साहब इसका, 3i कैप प्लस 4j कैप। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, i के गुणांक का वर्ग प्लस j के कॉफिशिएंट गुणांक का वर्ग, ये इसकी लंबाई बता देगा। कैसे, 3 3 9, 4 चौको 16, 16 9 25, अर्थात 5। अब डायरेक्ट देखो, किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए, i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, दोनों को ऐड करो, 16 9 25 बराबर 5। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, इतनी बात क्लियर। अब एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखो, ये तो हमने बताया i कैप j कैप कैसे दिखाते हैं, i कैप j कैप क्या बताते हैं, i कैप j कैप अगर दिया गया है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, इसका परिमाण आया है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ये किसी दिशा में है, अब वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम चल रहे हैं i j k कैप वाले किसी वेक्टर का पूरा डिस्कशन करने चल रहे हैं, पूरा डिस्कशन। तुम बतौर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन वेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमें कोई वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर, क्लियर। और ये ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्लियर। यानी एक्स अक्ष की तरफ ए हिस्सा है, बी वाई अक्ष की तरफ बी हिस्सा है, जेड अक्ष की तरफ सी हिस्सा है। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा ए का परिमाण बताओ, हमने कहा सब कोई दिक्कत नहीं, सीधे लगाओ अंडर रूट, जो भी सीखा था, आई के गुणांक का वर्ग, जे के कॉफिशिएंट गुणांक का वर्ग, के कॉफिशिएंट गुणांक का वर्ग, रिजल्ट आ गया, ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हमसे पूछता है कोई डायरेक्शन बताओ, तो ए वेक्टर है, कोई वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, अपने परिमाण से, अपने मैग्नीट्यूड से, और अपनी डायरेक्शन से। अरे भाई सिंपल बात है, हमने कहा आपसे x बराबर, यानी x वेक्टर बराबर 3i कैप, क्या वेक्टर है कि नहीं है। आपने कहा सर ऊपर वेक्टर लगा है इसलिए वेक्टर है, दूसरी बात इसमें दिशा है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, यही वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो कोई भी वेक्टर परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही मिलकर बना होता है। तो हमने कहा ये वेक्टर भी अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना होगा। तो वेक्टर का नाम क्या है, ए की वैल्यू कितनी है साहब, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर बना है अपने परिमाण, ए का परिमाण कितना ये लिखा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बचा क्या, डायरेक्शन, अर्थात डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, इसे उठाओ, मैं सोचो ये बराबर दिस इंटू दिस, तो डायरेक्शन यानी दिशा बराबर ए का दिशा, ए की डायरेक्शन बराबर, इसे रोक लो तो ये उठ के नीचे आ जाएगा, यानी ए कैप सॉरी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए कैप आ गया, ए कैप का मतलब ए की डायरेक्शन आ गई, ए की दिशा आ गई, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर की दिशा। इसे हम एक और चीज कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की दिशा में एकांक सदिश, ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। क्लियर हो गई इतनी बातें, कोई डाउट तो नहीं। रफ कर दे बेटा, इसे देख लो, सोच लो, समझ लो आराम से। एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान क्या रखना है, पूरी फिजिक्स में हर क्वांटिटी किसी ना किसी कैटेगरी में आएगी।
सदिश में आएगी या अदिश में आएगी, वेक्टर में आएगी या स्केलर में आएगी। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए। वेक्टर नहीं है, स्केलर है तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका एरो बनाओ, उसका एक टेल होगा, उसका एक हेड होगा। वेक्टर किसी भी तरफ डायरेक्टेड हो सकता है, किसी भी तरफ दिखा सकता है। आसान करने के लिए, पूरी गणित को आसान करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या निकाला गया? सबसे सरल तरीका निकाला गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सबसे सरल तरीका निकाला गया, उसका एक टेल बनाओ, उसका एक हेड बनाओ। जो एरो की लंबाई है वो उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बताती है, जितना लंबा एरो उतना बड़ा परिमाण। और जो डायरेक्शन है वो चेंज मत करना, डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी। जैसे कोई वेक्टर इधर की तरफ डायरेक्टेड है तो जब भी इसे किसी में जोड़ना है घटाना, इसको चेंज मत करना, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर ये प्लस ए है तो इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन ये माइनस ए हो जाएगी। आसान करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लिया गया, निर्देशांक अक्ष का सहारा लिया गया। निर्देशांक अक्ष में क्या बताया गया कि 3 अक्ष हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स की डायरेक्शन प्लस आई कैप माइनस आई कैप, वाई प्लस जे कैप माइनस जे कैप, जेड प्लस के कैप माइनस के कैप। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जोड़ना घटाना समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी बेसिक लेक्चर का ही बेसिक लेक्चर है। चाहे तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए बतौर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है 3i कैप। कुछ अच्छा ले लें एग्जाम्पल, चलो अच्छा लेते हैं 5i कैप प्लस 12j कैप। हमसे कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड बताओ। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, ए का मैग्नीट्यूड सुनते हैं, लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड का मतलब ए का परिमाण का मतलब लगाइए अंडर रूट। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, जे के बगल वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 बराबर 169 जो कि 13 का अंडर रूट। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 13। ए वेक्टर बना किससे? 2 वेक्टर से। उनमें से एक एक्स अक्ष की तरफ है, एक वाई अक्ष की तरफ है। दोनों के मिलने से ए बना है और ए की खुद की लंबाई 13 है। फोटो दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ये बनाया वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ 5, ये रहा 5i कैप। वाई एक्सिस की तरफ 12j कैप। ये पहला वेक्टर, इसका टेल, इसका हेड, टेल हेड। दूसरा वेक्टर जहाँ से चले जहाँ तक चले जोड़ लो, ये रिजल्ट आ गया। यही तुम्हारा ये 5i कैप, ये 12j कैप, ये बन गया 5i कैप प्लस 12j कैप। यही तुम्हारा वेक्टर है। क्लियर? इतनी बातें डन। अब देखो जरा, हमसे कोई कहते हैं डायरेक्शन, इसकी दिशा किधर की तरफ है? ये कौन सी दिशा है? हमने कहा सब दिशा ऐसा नहीं पता। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इसे ए कैप कहते हैं। ए का एकांक सदिश, बात समझिए। आपने देखा होगा जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर खड़े हो जाओ तो लिखा रहता है इस स्थान से वो स्थान, इस प्लेस से वो प्लेस, इस तरफ 12 किलोमीटर है, इस तरफ। तो ये जो तरफ बता रहा, डायरेक्शन बता रहा, वही यूनिट वेक्टर होता है। 12 किलोमीटर जाना है, लेकिन किस तरफ जाना है वो आपको एरो बताएगा। ठीक उस तरीके से हर वेक्टर का अपना डायरेक्शन है, हर वेक्टर की अपनी एक दिशा है, और वो डायरेक्शन आपको यूनिट वेक्टर से मिलेगी। तो आप कह सकते हैं ए का बहुत धैर्य सुनना, एकांक सदिश, या इसे आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। सो ए इज इक्वल टू, बोलो बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये बात अभी हमने कही थी। हमने कहा था कोई भी सदिश 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा, अपने परिमाण और अपनी दिशा से। तो अगर केवल दिशा डायरेक्शन रोक ली जाए तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या लिखा, ऊपर लिखा है 5i कैप प्लस 12j कैप अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकाल के देखा हम लोगों ने 13। ये ए की दिशा में एकांक सदिश आ गया, ए की डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। और देखो जरा, मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, तो मान लो एक्स एक्सिस से इस वेक्टर का बनने वाला एंगल थीटा है। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि tan ऑफ थीटा
ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के हिसाब से tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 या थीटा बराबर tan इनवर्स 12/5। और ध्यान सुनना, ये सब चीज़ समझते चलो। कोई डाउट? इतनी बातें आप पहले इत्मीनान के साथ नोट कर लें। फिर इसी में आता वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका सीख सकते हैं, घटाने का तरीका सीख सकते हैं। अब इनमें कोई कठिन बात नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, एक प्रोडक्ट सीखने लायक चीज़ है, प्रोडक्ट संबंधी सवाल भी सीखने लायक चीज़ है। रफ कर दे बेटा। हो सकता है कि हर लेक्चर आपके रिवीजन के पर्पज से अच्छा ना हो। जब रिवीजन करेंगे तो स्टैंडर्ड लेक्चर ही देखेंगे, इनमें सब बेसिक भी कवर किया हमने। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 12i कैप प्लस 6j कैप, बी वेक्टर 6i कैप प्लस 12j कैप, सी वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस कुछ भी लिख लो। हमसे कह रहा है तीनों वेक्टर ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो। लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आई एक तरफ ऐड कर दो, i 12 6 18 1 19 19 i कैप प्लस j कैप 12 6 18 में गए 17 j कैप 0 0 ऊपर कुछ नहीं, के अकेला के प्लस k कैप। वेक्टर को ऐड करना हो गया। मतलब सिमिलर फैमिली के लोग ऐड करके लिखो, सिमिलर फैमिली के लोग ऐड करके लिखो। घटाने के लिए क्या हटा दें, बिल्कुल बच्चों वाला खेल। घटाने के लिए मान लो तुम्हें एक वेक्टर दे दे, ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर आपको दे दे 6i कैप माइनस j कैप। हमसे कहते a माइनस बी निकालो, a और b का डिफरेंस निकालो, इसमें से घटाओ, i में से 6i चले गए, माइनस का 5i कैप, j में से माइनस j चला गया है, प्लस का 2j कैप, j माइनस j माइनस माइनस प्लस j, k में से 0 गया, k कैप। ये घटाना हो गया। तो सब सरल सी बातें। हर पॉइंट को हम टच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी आपसे अनअवेयर ना रह जाए, है ना। चीज़ें कम से कम एक बार देखते चलो। हटा दें। अब देखो, अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखना है, और देखें ज़रा। आपको ध्यान देना है कि दो वेक्टर अगर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनके दो तरीके से प्रोडक्ट हो सकते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, हिंदी भाषा में से अदिश गुणनफल भी कहते हैं। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्रॉस को हम लोग सदिश गुणनफल भी कहते हैं, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिए। ए और बी को कुछ ऐसे गुणा करोगे आंसर में केवल आंसर आए, यानी केवल और केवल मैग्नीट्यूड आए, डायरेक्शन ना आए, उसको हम डॉट कहते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए सदिश बी सदिश के बीच डॉट लगाने से जो आंसर आएगा वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड। सुनना बेटा, मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब देखो एरो हटा दिया, चाहे ऐसे मैग्नीट्यूड लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही जैसी बात है। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच जो भी एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसका कॉस थीटा। मतलब कहने का, अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वाला, तो दोनों के बीच जो एंगल बनना है थीटा, उसका कॉस थीटा लेना है। यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट, ए और बी का अदिश गुणनफल, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, जो भी दोनों के बीच एंगल बनना है उसका कॉस थीटा। सिमिलरली इन दोनों का क्रॉस भी कर सकते हो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए और बी का क्रॉस, ए और बी का सदिश गुणनफल, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और जो भी दोनों के बीच एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा। साथ ही साथ एक डायरेक्शन, ये खास बात, इधर डायरेक्शन नहीं है, इधर डायरेक्शन का आंसर नहीं आएगा, कोई दिशा नहीं आएगी, लेकिन यहाँ डायरेक्शन आएगी। कौन सी डायरेक्शन आएगी? एक ऐसी डायरेक्शन आएगी जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दोनों के तल के लंबवत हो।
ये ए का तल है, बी का तल है, दोनों इस बोर्ड पर पड़े हुए चिपके हुए हैं। इनके लंबवत बाहर भी हो सकता है और लंबवत अंदर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। सो दिस इज द वेक्टर, एक डायरेक्शन दी आएगी जो ए और बी, ए एंड बी के तल के लंबवत होगी। अगर ऐसे लिखें तो ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? पहले इनको समझ लें, आराम से दिमाग में रखें। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल दोनों वैरायटी का। क्लियर? रफ कर दे बेटा, ऐसे दिमाग में रखना है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। उसमें डायरेक्शन आएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं आता इसलिए इसका नाम स्केलर डॉट अदिश है। क्योंकि वहाँ डायरेक्शन आता है इसलिए उसका नाम वेक्टर और सदिश है। देखो जरा एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाए, देखो जरा क्या आता है। सब चीज़ सीखना मज़ेदार तरीके से। अब केवल वो डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं जो आगे आपकी मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमसे कह दिया गया, किसी ने कहा कि आई कैप डॉट आई कैप। अरे आई कैप भी तो वेक्टर है। एक्स अक्ष की डायरेक्शन बताने वाला, एक्स अक्ष की दिशा बताने वाला एकांक सदिश है आई कैप। एकांक हम तो समझते हैं, ये एक ऐसा वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो हमको एक वेक्टर दिया गया आई कैप। एग्जाम्पल सीख रहे हैं, आई कैप, उसका डॉट कराना है आई कैप के साथ। तो आई हम करते क्या हैं, जैसे मान लो यही लिखा होता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम लिखते पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, जो भी दोनों के बीच एंगल उसका कॉस थीटा। आपने कहा सर आई कैप, ये लो भैया आई कैप, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा आई कैप, लो भैया दूसरा आई कैप। क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है? समांतर के बीच कोई कोण नहीं बनता, कोई कोण नहीं, मतलब थीटा 0। अब जब डॉट करते हैं तो पहले का परिमाण, तो आई का परिमाण 1, चूंकि आई का नाम ही यूनिट वेक्टर होता है, एकांक शेष होता है, इसका परिमाण 1 होता है। दूसरे बी का परिमाण, बी का मैग्नीट्यूड, दूसरा भी आई है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी ऐसे लिख सकते हो 1 × 1 ब्रैकेट में लिख दो। दोनों के बीच जो भी एंगल उसका कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। भाई आई कैप एक ही बात है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ है, अर्थात दोनों के बीच थीटा 0 है, कॉस 0। ये 1 ये 1 ये 1 1 1 1, आंसर 1 1 1 1, ये 1 कॉस 0 1 होता है 1। तो आई डॉट आई केवल एक आंसर आया, आई कैप डॉट आई कैप का आंसर 1 आया। अर्थ समझिए, वेक्टर के साथ डॉट कराया, सदिश के साथ गुणा कराने पर जो आंसर आया है वो 1 आया है, यानी मैग्नीट्यूड आया है, परिमाण आया, डायरेक्शन मिसिंग है, डायरेक्शन है ही नहीं। और जरा देखो, अगर मान लो इस जगह पे हम आई क्रॉस जे करा दें, अगर इस जगह पे हम बताओ एग्जांपल आई क्रॉस जे करा दें, आई क्रॉस जे करा दें, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आई का क्रॉस का फार्मूला याद है आपको? क्रॉस का रिजल्ट था ए क्रॉस बी बराबर पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, दोनों के बीच जो भी कोण उसका साइन थीटा, और डायरेक्शन जो भी आए। शर्त याद रखने की, डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ए ऐसे पड़ा है, बी ऐसे पड़ा है, तो दोनों का जो क्रॉस आंसर आएगा उसकी दिशा होगी यूं, परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे। क्लियर? तो पहले का दूसरे के साथ क्रॉस, आई का जे के साथ क्रॉस, आई भी सदिश है, जे भी सदिश है, क्रॉस करने जा रहे हैं। क्रॉस में पहले का परिमाण लिखना होता है, आई यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का परिमाण 1, जे भी यूनिट वेक्टर एकांक सदिश उसका भी परिमाण लिखना है 1। ठीक, मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच एंगल, आई ये होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जे ये होता है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और दोनों के बीच एंगल 90 साइन 90 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर, तो भैया ये वाई ये एक्स, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा? के कैप या जेड एक्सिस। ध्यान से देखो, जेड एक्सिस का यहाँ से भी 90 बनेगा, यहाँ से भी 90 बनेगा, चाहो तो अंदर की तरफ भी लिख सकते हो। तो आंसर में डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन को बताता है, जेड एक्स की डायरेक्शन को बताता है के कैप।
प्लस के कैप भी हो सकता है, माइनस के कैप, उसकी चर्चा भी बाद में कर लेंगे। फिलहाल समझिए ये 1 है, पड़ोस में भी 1 है, साइन 90 भी 1 है, आंसर के कैप 1 1 1 1 बन जाएगा, अर्थात आंसर आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। सदिश का सदिश के साथ क्रॉस कराने पर आंसर सदिश आया, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस कराने पर आंसर ही वेक्टर आया है, लेकिन वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट कराने पर आंसर स्केलर आया है, डायरेक्शन नहीं आई। अर्थात अदिश का अदिश के साथ डॉट कराने पर जो उत्तर आया वो एक अदिश राशि आई। क्लियर हो गई बातें? इतनी बातें मान के चले क्लियर है। अब कुछ अच्छे शानदार सवालों के साथ हम लोग अगले वाले लेक्चर पे मुलाकात करेंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल बहुत बेसिक था, आप इसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। हर चीज़ को लगभग टच करने की कोशिश करी है, समय सीमा की वजह से चीज़ें सीमित ही पड़ी जा सकती है। मैंने आपसे कहा किताबों को समय जरूर दीजिए। एक बार इतनी बातों का रिवीजन करना, अगले टर्म पर केवल न्यूमेरिकल से बातचीत करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे जो किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।